नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेस बुलंदशहर में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि कंटिन्यू हमारी सीरीज़ आ रही है, यानी कंटिन्यू हमारी क्लासेस पर डे आपको मिल रही हैं। क्लास का जो हमारा टाइम है, वो टाइमिंग की मैं बात करूँ तो टाइम जो है हमारा, वो ज्योग्राफी की जो क्लास है ये 8 PM पर, और हिस्ट्री की जो क्लास है ये 9 AM पर, यानी मॉर्निंग में। ये इवनिंग में है और ये मॉर्निंग में, ये मॉर्निंग में है। ठीक है, याद रखना। तो आप इन क्लासों से जुड़ना ना भूलें। बेसिक से एकदम चीज़ें चल रही हैं, सब कुछ बेसिक से आपको पढ़ाया जा रहा है, हर एक चीज़ आपको बताई जा रही है, और क्लासों को करना ना भूलें आप सभी लोग। अगर इन क्लासों को आप कर लोगे तो आपकी जो जीके जीएस की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक आपकी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि एक बार क्लास को करके देखिए, नहीं समझ में आए तब बताना। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। मैंने इसके बारे में बात करी थी कि जैव मंडल होता क्या है। जैव मंडल को समझने के लिए एक आप यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो देखिए, एक होता है स्थल। मैं इसकी बात करता हूँ कि एक ये स्थल मंडल है, स्थल है, इधर वायु है और इधर जल है। अब ये तीनों हैं यहाँ पर, ये तीनों मंडल हैं यहाँ पे। ये एक दूसरे से ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ इनकी, तो इनमें से जो मिल करके बनता है इन सभी से, उसी को कहा जाता है जैव मंडल। क्या कहते हैं इसे? जैव मंडल। जो वायु, स्थल और जल सभी से मिलकर के बनता है, इसी को जैव मंडल कहा जाता है। जहाँ जैव शब्द आपका जुड़ा हो किसी से भी, जैव, तो इसका मतलब समझ लेना कि वहाँ पर प्राणी एवं जीव जंतुओं की बात की जाती है। किसकी? प्राणी जगत की बात की जाती है वहाँ पर। यानी वो सभी क्रियाएं इसके अंतर्गत आएंगी जो श्वसन क्रियाएं करती हों। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी जैव मंडल के अंतर्गत आते हैं। घटक और अपघटक ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जैव मंडल की बात करें तो देखिए, इसमें से परिस्थिति तंत्र के दो प्रमुख घटक होते हैं। परिस्थिति की तंत्र के दो घटक होते हैं। एक घटक होता है जैविक घटक और एक होता है अजैविक घटक। इसके बारे में बात करेंगे अभी हम। जो हमारे इन्वायरमेंटल चलेगा तो उस समय इसके बारे में बात करेंगे। जैविक घटक वो होता है जहाँ पर जीव जंतु, वनस्पति, पेड़ पौधे इसके अंतर्गत आते हैं, और अजैविक घटक के अंतर्गत वो आते हैं जो श्वसन क्रिया नहीं करते। बस आसान भाषा में ये समझिए कि श्वसन क्रिया करने वालों को जैविक घटक के अंतर्गत रखा जाता है, जबकि श्वसन क्रिया ना करने वालों को अजैविक घटक के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे मैं मार्कर की बात करूं तो अजैविक घटक है, ये श्वसन क्रिया नहीं करता। मैं अगर बोर्ड की बात करूं तो ये क्या है? ये अजैविक घटक है, क्योंकि श्वसन क्रिया नहीं करता। मैं अपनी बात करूं तो मैं एक जैविक घटक हूं। ठीक है, क्योंकि मैं श्वसन क्रिया करता हूं, इसलिए मैं जैविक घटक में गिना जाऊंगा, जैविक घटक के अंतर्गत रखा जाता हूं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। ठीक है, हमने अभी तक जो चीज़ें पढ़ी वो जैव मंडल पर आधारित होकर के पढ़ी। जैव मंडल किसे कहते हैं, जैव मंडल कितने होते हैं, जैव मंडल के प्रकार कितने हैं, और जैव मंडल भारत में कितने हैं। ऐसे कितने जैव मंडल हैं जिनको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, ऐसे कितने जैव मंडल हैं जिनको यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं किया गया है। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल कौन सा है, भारत का सबसे छोटा जैव मंडल कौन सा है, यूनेस्को में शामिल भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल कौन सा है, और भारत का सबसे छोटा जैव मंडल कौन सा है। सबसे पहले किस जैव मंडल को भारत के किस जैव मंडल को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था, किस जैव मंडल की स्थापना सर्वप्रथम हुई थी, और इसको कब यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। इन सब विषय के बारे में हम पिछली क्लासों में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो है वन्य जीवन पर आधारित महत्वपूर्ण क्लास। वन्य जीवन होता क्या है, और इसके लिए भारत सरकार ने कौन कौन सी पहल की, कौन कौन सी योजनाएं चलाई। ठीक है, वनों के जीवों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार के द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण पहलें। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? वन्य जीवन हुआ क्या, इसे जानने से पहले थोड़ा सा हम
पीछे चलेंगे और मैं थोड़ी सी बात करता हूँ 19 के दशक की, कौन से की 1900 के दशक की। 1900 मैं 19वीं शताब्दी की बात करूँ तो इसके प्रारंभ में भारत में जो बाघों की संख्या थी, भारत में बाघों की संख्या लगभग 48,000 के समथिंग में थी, लगभग 48,000 के समथिंग में संख्या थी बाघों की। लेकिन धीरे धीरे आपको पता है कि यहाँ पर ब्रिटिशों का राज था, और ब्रिटिशों के राज के साथ साथ भारत में जब ब्रिटिश राज था, क्योंकि आपको मालूम है 1947 में ब्रिटिश भारत से गए, मतलब अब लास्ट में गए थे 1948 में लॉर्ड माउंटबेटन गया। लेकिन उससे पहले जितने भी अंग्रेज़ थे, जो अंग्रेज़ थे वो तो ज़्यादातर मोस्टली अंग्रेज़ चले ही गए थे यहाँ से। आपको पता है कि भारत में 1947 के बाद तक भी राजा महाराजाओं का कुछ समय तक शासन रहा, लेकिन शासन वो इस प्रकार से नहीं, बल्कि उनकी पदवी राजा महाराजाओं की रही, और सरकार ने तुरंत एक्शन ऐसे नहीं लिए जो शिकार पर भी रोक लगाई जा सके। 1947 से पहले शिकार होते थे, ठीक है। 1900 के आसपास लगभग 48,000 बाघों की संख्या थी भारत में, और लगभग 1973 तक आते आते 268 बाघ ही मात्र भारत में बचे थे। ये गंभीर समस्या थी कि बाघ दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। जहां 48,000 संख्या थी, वहां 1973 तक आते आते बाघों की संख्या भारत में मात्र 268 बची। कितनी गंभीर समस्या थी इस चीज़ को लेकर के। और वन्य जीवों को संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए, क्योंकि जैव विविधता से संबंधित होता है, मैंने जैव विविधता की बात करी थी, तो चलिए यहाँ पे आगे आइए अब देखते हैं। तो भारत में जैव विविधता, ठीक है, जैव विविधता क्या होता है, मैंने इसके बारे में चर्चा करी थी। पहले जैव विविधता बता देता हूँ कि जैव विविधता होता क्या है। तो भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए पहले जैव विविधता समझिए, जैव विविधता क्या होता है। जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र का एक ऐसा भाग होता है जहाँ पर जीव जंतु एवं वनस्पतियों की एक ही प्रकार की प्रजाति एक ही जीव जंतु या वनस्पति की कई प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। ऐसी प्रजातियों को जैव विविधता कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र केरल की शांत घाटी को माना जाता है। केरल की शांत घाटी सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी, जहाँ पर ठीक है वनस्पति ज़्यादा होगी, नमी ज़्यादा होगी, ऐसे क्षेत्र में जैव विविधता के आसार ज़्यादा होते हैं। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों की बात करें तो पश्चिमी तट और पूर्वी तट और बंगाल की खाड़ी में भी बंगाल का तट वाला क्षेत्र, ये सभी पश्चिमी तट और पूर्वी तट जो है, ये सभी जैव विविधता के मुख्यतः क्षेत्र माने जाते हैं, ये वाले, ठीक है। ये आपके इसको पश्चिमी तट कहते हैं, इसको पूर्वी तट कहते हैं। यहीं पर पड़ता है केरल में एक शांत घाटी, और ये सबसे बड़ी जैव विविधता क्षेत्र, भारत का सबसे बड़ी जैव विविधता का क्षेत्र है। जैव विविधता, जैव मतलब जीव जंतु, विविधता मतलब विशेष प्रकार की प्रजातियाँ, यानी विविधता, बहुत सारी प्रजातियों की उपस्थिति का वहाँ पर होना, ऐसे क्षेत्र को ही जैव विविधता कहते हैं। तो भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए, जैव विविधता संरक्षण के लिए, ठीक है, किसके लिए, भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए 1972 में वन्यजीव अधिनियम पारित किया गया। कि क्या किया गया था, वन्यजीव अधिनियम पारित किया गया था जैव विविधता संरक्षण के लिए। तो भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए 1972 में 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। अधिनियम पारित किया गया। अब इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था, ये जो अधिनियम बनाया गया था 1972 में इस अधिनियम का उद्देश्य ये था कि जो जंगली जानवर थे, सामान्य मुख्यतः बाघों की बात करें, क्योंकि बाघों की संख्या दिन प्रतिदिन एक गंभीर समस्या बनती जा रही थी, और बाघों का उनकी खाल के लिए, ठीक है, कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते थे जो अपने शौक के लिए इन बाघों का क्या करते थे, शिकार करते थे। कुछ तस्करी के लिए शिकार करते थे, क्योंकि लोगों के पास, ठीक है, कुछ ना होने के साथ साथ ये क्या करते थे, इनका शिकार करते थे, और अंतर्राष्ट्रीय यानी ब्लैक मार्केटिंग में फिर इनका क्या करते थे, इनकी खाल को बेचते थे, ठीक है।
पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं जानवरों के साथ। तो यहाँ पर 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। इसका उद्देश्य था कि यहाँ पर जो वन्य जीव हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना, उनका संरक्षण प्रदान करना, उनकी देखरेख करना, ठीक है। जिसके अंतर्गत यहाँ पर क्या रखा गया था, जिसके अंतर्गत नेशनल पार्कों एवं वन्यजीव अभ्यारण्यों की स्थापना हुई, ठीक है। जिसके अंतर्गत सुरक्षा प्रदान करना तो था। इन सुरक्षा प्रदान करने के लिए हुआ क्या कि जिसके अंतर्गत नेशनल पार्कों एवं वन्यजीव अभ्यारण्यों की स्थापना हुई। ऐसा नहीं था कि नेशनल पार्क और ये अभ्यारण्य पहले से नहीं थे। इन अभ्यारण्यों को चिन्हित किया गया था बाघों के लिए, ठीक है। किसके लिए? वन्य जीवों को चिन्हित किया गया। और अब तक जो चीज़ें यहाँ पर शिकार वगैरह हो रहे थे, इनको रोकने के लिए यहाँ पर कुछ पार्कों को चिन्हित किया गया और उन पार्कों के अंतर्गत कुछ विशेष प्रकार की प्रजाति जो बाघ थे, ठीक है, हिरन थे, ठीक है, शेर थे, हाथी थे, गैंडे थे, इनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार के द्वारा 1972 में की गई पहल वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उस समय, और उनकी ही सरकार में पहली बार वनों के जीवन को सुरक्षित करने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना गया। हुआ क्या इसके अंतर्गत, मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। चलिए भारतीय वन्य जीवों की बात करें तो भारतीय वन्य जीव बोर्ड के अंतर्गत भारतीय वन्य जीव जो होते हैं, ठीक है, भारतीय वन्य जीव बोर्ड के अंतर्गत होता क्या है, इसके लिए क्या किया गया था कि इसके लिए एक बोर्ड का गठन किया गया। जो ये नेशनल पार्क बनाए गए थे, तो नेशनल पार्कों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए यहाँ पर एक बोर्ड बनाया गया था। उस बोर्ड का नाम था भारतीय वन्य जीव बोर्ड। क्या है? भारतीय वन्य जीव बोर्ड, ठीक है। भारतीय वन्यजीव बोर्ड होता क्या है, चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में। भारतीय वन्यजीव बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है, इसको प्रस्तावित कब किया गया था। चलिए पहले स्थापित देख लेते हैं। स्थापना की बात करी गई थी। स्थापित कब किया गया था इसे? स्थापित 1972 के अधिनियम के तहत 1982 में इसको स्थापित करने की बात करी गई थी। कब? 1982 में, 1982 में इसको स्थापित करने की बात की गई थी। जबकि केंद्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना यानी 2003 में केंद्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना की गई थी। जीव बोर्ड की स्थापना, ठीक है, किसके लिए? वनों के जानवरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिसकी स्थापना की गई थी वो था 2003 में केंद्रीय वन्य जीव बोर्ड, ठीक है, यहाँ बनाया गया था। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री। इसके अध्यक्ष होते हैं वर्तमान प्रधानमंत्री, ठीक है, इसके अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री की बात करें तो जो भी उस समय वर्तमान प्रधानमंत्री थे या अब वर्तमान में जो भी प्रधानमंत्री हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं। ये एक निकाय है। निकाय कैसा है? कैसा निकाय है? ये एक निकाय की तरह कार्य करता है, ठीक है, एक पैनल की तरह कार्य करता है। निकाय और पैनल होता क्या है? देखिए, जैव विविधता से संबंधित मामलों के निपटान के लिए एक पैनल के रूप में, एक निकाय के रूप में कार्य करता है, ठीक है। निकाय क्या है? जैव विविधता से संबंधित मामलों के निपटान करने के लिए या संबंधित मामलों के निपटान करने के लिए एक पैनल की तरह कार्य करता है, एक सर्वोच्च निकाय की तरह कार्य करता है, एक सर्वोच्च निकाय की तरह कार्य करता है,
कह सकते हैं कि एक सर्वोच्च निकाय है जो क्या करता है, जैव विविधता से संबंधित जो भी मामला आता है, इस मामले का निपटान करने के लिए जो निकाय बनाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, यानी केंद्रीय बोर्ड की जिसका गठन किया गया था 2003 में, उसका नाम है भारतीय वन्यजीव बोर्ड। ये केंद्र की बात करें, स्थापित हुआ था 1982 में, लेकिन 2003 में केंद्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन किया गया था। अध्यक्ष इसके होते हैं वर्तमान प्रधानमंत्री, जो भी प्रधानमंत्री होंगे वही इसके अध्यक्ष होते हैं। एक ये स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करता है और ये जैव विविधता से संबंधित जो भी मामला होता है उसका सर्वोच्च निकाय की तरह निपटान करता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब यहाँ पे बात करें तो इसमें भारत के वर्तमान में कितने नेशनल पार्क हैं, कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, और इसके साथ साथ कितने संरक्षण वन्यजीव हैं, रिजर्व हैं, और इसके साथ साथ कितने सामुदायिक रिजर्व हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे अब। ठीक है, फिलहाल में चलिए यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको आपने नोट कर लिया। ठीक है, ये तो एक जानकारी थी आपको जो दी गई थी। चलिए आइए जानते हैं वर्तमान भारत में, ठीक है, कितने नेशनल पार्क हैं, कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, चलिए वर्तमान भारत में, ठीक है, वर्तमान भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? राष्ट्रीय उद्यान जिन्हें नेशनल पार्क कहते हैं, इनकी संख्या की बात करें तो वर्तमान में इनकी संख्या 106 है। कितनी है? 106 है। अब ये राष्ट्रीय उद्यान होते क्या हैं? राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा तंत्र होता है, एक ऐसा निकाय होता है, ठीक है, और जिसका संचालन या जिसका प्रशासन पर नियंत्रण, ठीक है, राष्ट्र के द्वारा किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा जिनका संचालन किया जाता है, ऐसे तंत्र को, निकाय को राष्ट्रीय उद्यानों की श्रेणी में रखा जाता है। दो चीज़ें ध्यान रखना, राष्ट्रीय उद्यानों का जो संरक्षण होता है वो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी में होता है, इसको ध्यान रख लेना आप सभी लोग। आपने देखा होगा जैसे दिल्ली में एक राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है, आप जाते होंगे चिड़ियाघर जिसका नाम है, वही राष्ट्रीय उद्यान आप जानते हैं कि आप जाएंगे वहाँ पर तो उसका देखरेख, उसका संरक्षण किसके अंतर्गत आता है? केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। तो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या, इस प्रकार के राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 6 है, 106 है। तो राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा निकाय होता है जिसका संरक्षण, देखरेख केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। ऐसी तंत्र को, निकाय को राष्ट्रीय उद्यानों की श्रेणी में रखा जाता है। अब आते हैं कुछ जिन्हें कहते हैं हम वन्यजीव संरक्षण। तो वन्यजीव, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण, ठीक है, तो इसे कहते हैं हम राष्ट्रीय, इसका जो नाम है वो है वन्यजीव राष्ट्रीय संरक्षण, इसके अंतर्गत आता है। और यहाँ पर जो चीज़ें रखी जाती हैं इसे वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। तो वन्यजीव अभ्यारण्य इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? वन्यजीव अभ्यारण्य इसे कहते हैं। तो दूसरा आता है वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। बड़ा अजीब सा लगता है जब अकेले अकेले ही बोलते रहते हैं, अकेले अकेले ही पढ़ते रहते हैं, अकेले अकेले ही पढ़ाते रहते हैं, तो बड़ा अजीब सा फील होता है, ऐसा लगता होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप हो मेरे साथ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। आप देख रहे हैं, हम क्लास करा रहे हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, मकसद हमारा यही है कि आप तक सही जानकारी पहुंचाना। तो वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो वन्यजीव अभ्यारण्य, इनकी संख्या कितनी है भारत में? इनकी संख्या जो कुल मिलाकर के 565 के आसपास इनकी संख्या है। कितनी है? 565। तो 565 इनकी संख्या है। वन्यजीव अभ्यारण्य होते क्या हैं? वन्यजीव अभ्यारण्य एक ऐसे अभ्यारण्य होते हैं जहां वनस्पति तथा जीव जंतुओं के अंतर संबंध एवं उनके संरक्षण को लेकर के बात की जाती है। ऐसे क्षेत्रों को वन्यजीव अभ्यारण्यों की श्रेणी में रखा जाता है। भारत में इनकी संख्या 565 है। इसके बाद आते हैं संरक्षण रिजर्व। संरक्षण रिजर्व इनकी बात करें तो संरक्षण रिजर्व कौन से होते हैं? संरक्षण रिजर्व कौन से होते हैं? भारत में इनकी संख्या वर्तमान में 100 है। 100 भारत में संरक्षण रिजर्व हैं। और एक होते हैं सामुदायिक रिजर्व, सामुदायिक रिजर्व, ठीक है, रिजर्व। भारत में इनकी संख्या की बात करें तो कुल मिलाकर के 219 इनकी संख्या है। अब ये संरक्षण रिजर्व कौन से होते हैं? संरक्षण का अर्थ होता है किसी को सुरक्षा, संरक्षण प्रदान करना। ऐसे रिजर्व को संरक्षण रिजर्व की श्रेणी में रखा जाता है जो भारत सरकार की
ठीक है, निगरानी के अंतर्गत आते हैं, जिनका संरक्षण किया जाता है। यानी इसके अंतर्गत कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपको लगे कि जैसे भारत से हाथी हैं या हाथियों पर संकट आ रहा है, या ऐसे है कि विलुप्त होने की कगार पर हैं, तो उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए ऐसे रिजर्व को चिन्हित किया गया है। इनकी संख्या भारत में 100 है। सामुदायिक रिजर्व की बात करें तो सामुदायिक, ठीक है, जो 219 इनकी संख्या है। कुल क्षेत्रफल की बात करें कि इन सभी में कुल क्षेत्रफल कितना आता है, तो कुल क्षेत्रफल, तो इसके अंतर्गत कुल सिंचित क्षेत्रफल 1,73,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसके अंतर्गत आने वाला कुल क्षेत्रफल है। कितना है? 1,73,000, ठीक है, कुल सिंचित क्षेत्रफल इसके अंतर्गत आता है। आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आगे चलेंगे बाघ परियोजना से संबंधित, उसके बारे में बात करेंगे, बाघ परियोजना, ठीक है, नोट कीजिए इसको फटाफट जल्दी। हो गया यहाँ तक? चलिए बाघ परियोजना की बात करें हम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी, कम से कम स्क्रीनशॉट रखोगे ना तो आपको याद भी रहेगा, कहीं भी पढ़ सकते हो आप, ठीक है। चलिए, तो बाघ परियोजना, बाघ परियोजना, ठीक है। चलिए, बाघ परियोजना का उद्देश्य, बाघ परियोजना को प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या था? बाघ परियोजना को प्रारंभ करने का उद्देश्य ये था कि जो बाघों का अवैध शिकार हो रहा है, ठीक है, उनके शिकार पर प्रतिबंध लगाने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक की गई पहल, जिसे बाघ परियोजना के नाम से जाना गया। बाघ परियोजना की बात करें तो यह भारत के कितने राज्यों में चल रही है, या फिर इससे संबंधित अभी एक परियोजना, बहुत सारी परियोजनाएं हैं बाघों से संबंधित, और राज्य सभी हैं भारत के अंतर्गत, जितने भी राज्य आते हैं, जहाँ जहाँ बाघों की आबादी पाई गई है, उनके संरक्षण को लेकर के परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया था संपूर्ण भारत में, ठीक है। चलिए आइए जानते हैं किससे संबंधित है। टाइगर, तो टाइगर यानी बाघ, टाइगर की बात करें तो देखिए जो टाइगर है, पहले टाइगर शब्द की बात कर लेते हैं कि टाइगर शब्द कहाँ से लिया गया है, ठीक है। टाइगर शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा के टिग्रिस शब्द से लिया गया है, ठीक है। टाइगर शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के टिग्रिस शब्द से लिया गया है, ठीक है। और इसकी बात करें जो टिग्रिस शब्द है, टाइगर शब्द जो है ये वाला, ठीक है, टिग्रिस शब्द जो है, ये टिग्रिस शब्द खुद एक पर्शियन शब्द है जो ग्रीक भाषा में लिया गया है, ठीक है। ग्रीक भाषा का टिग्रिस शब्द से बना है, जो पर्थियन शब्द है। क्या है? पर्थियन शब्द है, याद रखना, ठीक है, पर्थियन शब्द है। यानी ये जो टिग्रिस शब्द लिया गया है, यह स्वयं एक कैसा है? एक पर्शियन शब्द है, पर्शियन, यह एक पर्शियन शब्द है जिसका हिंदी रूपांतरण होता है बाघ। क्या होता है? बाघ, या इसे हम टाइगर कहते हैं। तो टिग्रिस भी एक स्वयं पर्शियन शब्द है जिसका हिंदी रूपांतरण बाघ या टाइगर होता है, ठीक है। चलिए, अभी एक आपने चैनल देखा होगा कि इसे एनिमल प्लानिट कहते हैं, एनिमल प्लानिट के नाम से आप जानते हैं। तो एनिमल प्लानिट की भी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, एनिमल प्लानिट, ठीक है, एनिमल प्लानिट की एक रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट के अनुसार हुआ क्या कि रिपोर्ट के अनुसार ये देखा गया था कि किस जानवर को विश्व में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो इसमें एनिमल प्लानिट की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में
सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला जानवर, पसंद किया जाने वाला जानवर ठीक है, बाघ है। बाघ को सबसे अधिक पसंद किया गया है पूरे विश्व में। तो एनिमल प्लैनेट की रिपोर्ट के अनुसार बाघ सबसे पसंदीदा है। अब ये बाघ परियोजना की बात करें तो कब, देखिए भारत में 1972 में बाघ परियोजना का शुभारंभ किया गया था। बाघ परियोजना का शुभारंभ किया गया, ठीक है। भारत में पहली बार बाघ जनगणना शुरू हुई थी। बाघ परियोजना के अंतर्गत भारत में पहली बार 1972 में बाघ जनगणना शुरू हुई, ठीक है। 1972 में पहली बार बाघ जनगणना शुरू हुई, ठीक है। बाघ जनगणना शुरू हुई थी 1972 में पहली बार। और इसका शुभारंभ कहाँ से हुआ था? शुभारंभ 72 में तो बात की गई थी, क्योंकि बाघ परियोजना के अंतर्गत पहली बार बाघ जनगणना की बात हुई थी 1972 में। और 1 अप्रैल 1973 को, ठीक है, उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से जनगणना शुरू हुई, ठीक है। 1973 से जनगणना शुरू हुई, जो 1972 में जिसकी बात की गई थी कि बाघों को लेकर के जनगणना की जाएगी। इसके अंतर्गत ये देखा गया था कि भारत में वर्तमान में बाघों की संख्या कितनी है, और इन पर जो अवैध रूप से इनका शिकार किया जा रहा है जंगली जानवरों का, उन पर रोकथाम के लिए इस परियोजना को चलाना जरूरी था। इसके लिए 1972 में भारत सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भी बनाया था। और जब बाघों की जनगणना की गई तो एक चौंकाने वाली रिपोर्ट यहाँ पर सामने आई। उस समय 1973 में जो बाघों की संख्या थी भारत में, कुछ समय 1973 में बाघों की जो संख्या निकल करके आई थी वो मात्र 268 ही संख्या निकल करके आई थी, ठीक है। चलिए, कितनी? 268। तो 268 उस समय बाघों की संख्या निकल करके आई, ठीक है। चलिए, तो 1973 में बाघों की कुल संख्या 268 थी, ठीक है। ये थी कुल संख्या 268 थी, ठीक है। इस परियोजना की बात करें तो 268 हमने उसकी बात कर ली 1973 की। यह परियोजना भारत के कितने राज्यों में चलाई जा रही है? तो देखिए, यह परियोजना भारत के 18 राज्यों से संबंधित है, ठीक है। 18 राज्यों में भारत के लगभग कम से कम 54 बाघ संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं। कितने हैं? बाघ संरक्षित, ठीक है, बाघ संरक्षण उद्यान शामिल हैं। तो लगभग भारत की बात करें तो इन 18 राज्यों में लगभग 54 बाघ संरक्षण उद्यान शामिल हैं। अगर भारत में राष्ट्रीय बाघ राष्ट्रीय उद्यान या बाघ संरक्षण उद्यान की बात करें तो उनकी संख्या कुल मिलाकर कितनी है? 54 है। इसको ध्यान रख लेना भी, ठीक है। चलिए, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, ठीक है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, यानी जो 54 बाघ
संरक्षण उद्यान शामिल है। इसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 2.21% है। ठीक है, संपूर्ण क्षेत्रफल का यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का केवल 2.21% क्षेत्रफल इसमें शामिल है। बाघ संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। 2.21% क्षेत्रफल इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान की बात करें या भारत का सबसे बड़ा बाघ संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? नागार्जुन। ठीक है, कौन सा है? नागार्जुन। ठीक है, तो भारत का, चलिए हम बात करते हैं भारत का। तो भारत का सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र या बाघ आरक्षित उद्यान क्षेत्र या कौन सा है? नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन जो श्रीशैलम, नागार्जुन श्रीशैलम। नागार्जुन श्रीशैलम, ठीक है, आंध्र प्रदेश। नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में स्थित है, याद रखना। और इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना है इसका? लगभग कम से कम 3,000 के समथिंग में इसका क्षेत्रफल है। कितना? 3,896 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्रफल है। लगभग कितना है? 3,896 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्रफल है। इसलिए भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, बाघ आरक्षित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। इसकी स्थापना की बात करें तो 1982 और 83 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना कब हुई थी इसकी स्थापना यानी बाघ आरक्षित क्षेत्र इसको कब घोषित किया गया था? 1983 और 82 एंड 83। 1982 और 83 में इसको बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था, याद रखना। भारत का सबसे छोटा बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे छोटे की बात कर लेते हैं। तो सबसे छोटा जो है वो है आपके, ठीक है, बोर। कौन सा है? बोर कहाँ है? बोर आपके, ठीक है, बोर आपके महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये रहा बोर महाराष्ट्र में। ये सबसे छोटा है भारत का बोर सबसे छोटा है। बोर बाघ आरक्षित क्षेत्र सबसे छोटा है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो मात्र 816 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। किसका? इस बोर का। ठीक है, और इसकी स्थापना की बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी? लगभग 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। 1970 में, कितना? 1970 में इसकी स्थापना, यानी इसको घोषित किया गया था। और इसका क्षेत्रफल की बात करें तो एरिया कितना है इसका? एरिया 816 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, याद रखना। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट जल्दी, फिर आगे चलते हैं हम इसमें। नोट कीजिए इसको फटाफट। हो गया। चलिए 2-4 पॉइंट और देख लेते हैं इसी से संबंधित। देखिए, भारत का सबसे दक्षिणी, हम इसमें बाघ आरक्षित क्षेत्रों की बात करें, सबसे दक्षिणी की बात करें तो सबसे जो दक्षिणी है वो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, कालकुंडम। ठीक है, कालक्कड़। ठीक है, पुंडुनथाई। ठीक है, ये तमिलनाडु में है, इसको याद रखना। तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है ये भारत का सबसे दक्षिणी बाघ आरक्षित क्षेत्र है। भारत का सबसे दक्षिणी बाघ आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, नाम क्या है इसका? कालक्कड़। ठीक है, और ये कहाँ है? ठीक है, और ये तमिलनाडु में स्थित है। और इसकी स्थापना की बात करें तो लगभग इसकी स्थापना भी 1982 और 83 के आसपास हुई थी। कब? 1982 और 83 के आसपास। तो 1982 एंड 83, 1982-83 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी। भारत का
आगे बात करें तो विश्व का सबसे ऊंचा बाघ आरक्षित क्षेत्र, ठीक है, विश्व का भी और भारत का, विश्व का सबसे ऊंचा बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? इसका नाम है नामदफा। नामदफा की बात करें तो ये कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, और इसकी स्थापना 1989 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, बाघ जनघनत्व वाला, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, तो सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा बाघ, ठीक है, बाघ घनत्व कहाँ पाया जाता है? जिम कॉर्बेट में, जिम कॉर्बेट में। और इसकी स्थापना आपको पता है 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। तो 1936 में बना था जिम कॉर्बेट, और यहीं से पहली बार एक योजना चलाई गई थी बाघों को संरक्षण प्रदान करने के लिए। जिम कॉर्बेट से योजना चलाई गई थी। भारत का, इसे हेली नेशनल पार्क भी कहते हैं, हेली नेशनल पार्क। हाल ही में ये माना जा रहा है कि इसका नाम बदल करके इसका नाम, ठीक है, रामगंगा नेशनल पार्क रखा जाएगा, क्योंकि रामगंगा इसी से होकर गुजरती है, उत्तराखंड से, ठीक है। पहले इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क ही था, तो ऐसा मानते हैं, लेकिन हेली नेशनल पार्क के, हेली एक टाइगरों से संबंधित एक व्यक्ति थे, उनके संरक्षण को लेकर के उन्होंने बात करी थी, और इनके नाम पर ही, यानी हेली के नाम पर ही इसका नाम रखा गया था, हेली नेशनल पार्क। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ये, ठीक है। और भारत का नेशनल पार्क सबसे बड़ा हेमिस हाई है, जो लद्दाख में पड़ता है, ठीक है। लेकिन भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क वो है आपके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड। पहले ये कहाँ था? पहले उत्तर प्रदेश में था। 2000 से पहले ये उत्तर प्रदेश में था, लेकिन 2000 के बाद अब ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। स्थापना इसकी 1936 में हुई थी। चलिए इससे संबंधित थोड़ा सा और देख लेते हैं, यानी भारत का पहला नेशनल पार्क। तो प्रथम नेशनल पार्क की बात करें, पहला नेशनल पार्क वो है आपके जिम कॉर्बेट। कौन सा है? जिम कॉर्बेट सबसे पहला नेशनल पार्क है। रामगंगा इसी से होकर गुजरती है, रामगंगा नदी, ठीक है। पहला 1936 में बना था, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है हेमिस हाई। ये कहाँ है? ये पहले जम्मू कश्मीर में था, जम्मू कश्मीर राज्य में था, लेकिन 2019 के बाद ये कहाँ पर है? ये आपके लद्दाख में है, वर्तमान लद्दाख में है। लद्दाख में सबसे ऊंचाई, सबसे बड़ा है ये भारत का। सबसे बड़ा कौन सा है? यही है इसका, ठीक है, याद रखना। चलिए, तो आज की क्लास में हमने बाघों से संबंधित परियोजनाओं को देखा, और बाघ परियोजना के बारे में हमने बात करी थी, बाघ परियोजना, और बाघों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं यहाँ पर देखे हमने। बाघों की संख्या की बात करेंगे, वो अगली क्लास में बात करेंगे, ठीक है। या फिर देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ को लेकर के। आप बाघों की संख्या देख लेते हैं कि वर्तमान में भारत में जनगणना के अनुसार, हाल ही में जनगणना हुई थी, बाघ जनगणना, इसके अनुसार वर्तमान भारत में बाघों की संख्या कितनी है? तो 3167 के आसपास भारत में वर्तमान में बाघों की संख्या है, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं यहीं पर ही। यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो 2023 की बात करें तो 2023 में, यानी वर्तमान ही देख लेते हैं, पहले वर्तमान देख लेते हैं। वर्तमान में कुल बाघों की संख्या 3167 है। कुल बाघों की संख्या कितनी है? 67, ठीक है। सर्वाधिक बाघों वाले राज्य, जिनमें सर्वाधिक बाघों की संख्या है, सर्वाधिक बाघों वाले राज्य, कौन कौन से राज्य हैं जिनमें बाघों की संख्या जो ज़्यादा है? तो पहले तो आपको पता है, सबसे पहले आता है एमपी और इसमें ये एमपी यानी मध्य प्रदेश। बाघों की संख्या की बात करें तो 785 इसमें कुल बाघ हैं। वर्तमान में भारत में सबसे अधिक बाघ कहाँ? मध्य प्रदेश में 785। दूसरे नंबर पर आता है कर्नाटक। कर्नाटक की बात करें तो इसमें 763 है, सॉरी 563, 763 नहीं 563 बाघों की संख्या है। इसके बाद महाराष्ट्र आता है, इसके बाद आता है आपके उत्तराखंड
ठीक है। उत्तराखंड यूके, उत्तराखंड आता है, और उत्तराखंड में बाघों की संख्या 560 है। उसके बाद आता है महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में बाघों की संख्या की बात करें तो 444, ठीक है, 444 बाघों की संख्या है। तो ये 4 प्रमुख राज्य हैं जिनमें सबसे अधिक मात्रा में बाघ पाए जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बाघ घनत्व की बात करें तो वो कहाँ है, जिम कॉर्बेट में, ये उत्तराखंड में पड़ता है। यहाँ पर बाघ घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, उत्तराखंड में, जिम कॉर्बेट में, ठीक है। चलिए, तो वर्तमान में बाघों की संख्या 3167 है। सर्वाधिक बाघ 785 मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में 563, उत्तराखंड में 560 और महाराष्ट्र में 444 बाघ है, ठीक है। चलिए, आज हमने बाघों से संबंधित एक क्लास देखी और इससे संबंधित जो भी जानकारी थी हमने आपको दी। आगे भी कंटिन्यू क्लास आगे जारी रहेगी, ठीक है, देखना ना भूलें आप सभी लोग। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और जय भारत, नमस्ते।